एक मुलाकात के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस बार हैं ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुल सचिव डॉक्टर ओमवीर सिंह सर। स्वागत है सर आपका। आप एक पत्रकार रहे हैं और जिस दिन हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। आपका लंबा समय हिंदी पत्रकारिता को गया है। मैं इस दिवस के लिए आप सबको बधाई देता हूं और सबसे शुभ दिन मेरे लिए भी ये है कि एक पत्रकार रहते हुए आज मेरा आप साक्षात्कार कर रहे हैं, तो इसके लिए एक बार पुनः आपके विभाग को और आप सबको बधाई देता हूं। बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं आपके पत्रकारिता जीवन के कुछ यादें हमसे आप साझा करें। पत्रकारिता में आना मेरा एक दुर्घटनावश मैं पत्रकारिता में आया। मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी और ना मेरे पास कोई पत्रकारिता की डिग्री थी। मेरे एक मित्र की वजह से मैं पत्रकारिता में आया। तो पत्रकारिता के साथ साथ मेरे को उन्होंने कहा कि आप थोड़ा मैनेजमेंट का पार्ट देख लें। मैंने कहा ठीक है। अब चूँकि उस समय दोनों चीज़ें हो गई थी, एक तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल रही थी और उस समय नौकरी मिलना भी एक कठिन चैलेंज था, क्योंकि अखबार भी बहुत कम हुआ करते थे और फिर नया अखबार खोल रहा था। तो मैंने कहा चलो करते हैं, और ऐसा लग भी रहा था कि अब नौकरी भी कर लेना चाहिए। कॉलेज, खेल कूद, ये वो सबसे बाहर आ चुके थे। मतलब ये जो एक एज का ऑरा होता है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी कलेक्टर बनना है, फिर उसके बाद और ये साल गुजरते हैं तो आदमी अपने को नीचे लेते आता है, फिर लास्ट में रह जाता है चलो क्लर्क ही बन जाए। तो वो उस समय के हिसाब से ये हुआ कि अब पत्रकारिता जो मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर ओमवीर सिंह जी बनना क्या चाहते थे। वो फिजिकल बहुत फिट हैं, मैं पुलिस में, आर्मी में, या कुछ और? मतलब मेरे बहुत दिल को छूते हुए सवाल किया है कि मैं वाकई में मेरे जो रास्ते थे बड़े अलग थे। मैं सोचता था कि मैं शायद एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं जाऊंगा। मेरा पहले आर्मी में जाने का प्लान था, फिर मैं MPV में सब इंस्पेक्टर विजिलेंस की एक टीम होती है MP में, मेरा अकेले चयन हुआ था ग्वालियर से। किस्मत की बात, मुझे कहीं और आना था, आपके साथ आज बैठना था, तो इसलिए वो मार्ग मुझे नहीं मिला। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें मेरे जहान में चलती रहीं, लेकिन मुझे फाइनली मुकाम पत्रकारिता में मिला। पत्रकारिता के साथ साथ फिर मुझे फिर एक मेरा मित्र मेरे जीवन में आया, तो उसने मुझे कॉलेज से जुड़वा दिया और मैं करीब 1997 से 2005 6 जून 2005 तक मैं अलग अलग अखबारों से जुड़ा रहा। हम थोड़ा अखबार पर एक सवाल और आपका लेते हैं। आपने सिंधिया फैमिली से जुड़ी हुई कोई खबर ब्रेक की थी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। वो 25 जनवरी की रात थी, सन मुझे याद नहीं है। मैंने हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, आजकल वो जीवाजी यूनिवर्सिटी के पहले कुल सचिव रहे, रिटायर्ड हैं। वो सिंधिया फैमिली के काफ़ी नज़दीक थे। तो रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे राजमाता साहब नहीं रही हैं। तो मेरे लिए बड़ा एक कठिन ये था कि मैं करूं क्या उस समय। मेरे साथ दो ही चीज़ें थी, एक तो सर्द रात में मैं फिर से रजाई ओढ़ के सो जाऊं, या फिर मेरे अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं, मुझे इस खबर को साझा करना चाहिए। उस क्या होगा, छपेगी नहीं छपेगी, वो एक अलग पार्ट था। मैंने इनिशियली अपने एडिटर और उनको रात को फ़ोन लगाया घर से, उस समय मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप अखबार आ जाइए। फिर अगला चैलेंज ये आ गया कि अखबार के प्रथम पेज की वो खबर थी और उस पर जगह बहुत कम थी, जो मुझे याद है। तो जो भी 4-6-8 लाइनें निकाल के राजमाता साहब का एक थंब साइज का फ़ोटो लगा के और वो खबर उस समय मैंने दी, और जितना अखबार छपने को बचा था 4 साढ़े 4 बजे के आसपास फिर वो छपा। 12-15 हज़ार कॉपियाँ शायद रही होंगी उस समय। उस खबर से पूरे शहर को पता चला कि राजमाता साहब नहीं रही हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादातर तो दूरदर्शन की खबरें और वो सब चीज़ें हुआ कर रही। तो उस बात के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने सराहा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में एक बड़ी ख़ास बात है, हम जब किसी अखबार से या मीडिया हाउस से जुड़ते हैं तो बाहर वाले आदमी के लिए हम बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। दूसरा ये होता है कि हम अखबार में क्या कर रहे हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। वो ये सोचता है कि अगर हम अखबार में हैं तो हम शायद अखबार में खबर छापने का ही काम कर रहे हैं या खबर हमारी वो है।
तो अगर हम मेरा एक पत्रकारिता के मित्रों को हमेशा एक वो भी रहता है कि हर जगह खबर है। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी खबर है। हम दरवाजे के बाहर निकलते हैं, खबर है। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं तो खबर है, क्योंकि आज आपने अपने परिवार के लिए कोई चीज़ खरीदी है तो वो खबर है, क्योंकि उसके आज भाव क्या हैं, कल क्या थे, परसों क्या होंगे। आजकल खबर लोग पूछते हैं कि क्या खबर है। मेरा मानना होता था हर चीज़ खबर है। तो ये अलग अलग विचारधाराएं अपनी अपनी हैं, लोगों के मत उसमें अलग अलग हुआ करते हैं। पत्रकारिता में चुनौतियाँ तो रहेंगी। पत्रकारिता में चुनौती मौसम की तरह मेरी नज़र में है। जैसे मौसम बदलता है, आज अगर 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो जिस तरीके से हर जनमानस के लिए चुनौती है, पेड़ पौधों के लिए चुनौती है, मौसम जनजीवन के लिए है, प्राणियों के लिए, हर चीज़ के लिए चुनौती है। तो पत्रकारिता शुरू से एक चुनौती रही है। उसमें शायद अब लोग मान सकते हैं या किसी का मानना अलग होगा कि हर पत्रकार का स्टेटस एक इतना नहीं है कि वो लेविश लाइफ जी सके। वो 100 में से 1 या 2 हो सकते हैं। पत्रकारिता के बाद आपने विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया? मैं लगभग मतलब संस्थान को तो 1997 में ही ज्वाइन कर चुका था। उस समय मेरी शुरुआत एक लाइब्रेरियन के बतौर हुई थी, तो मैं दोनों जगह जाता था अपना टाइम। हम इसमें थोड़ा अलग एक बात जानना चाहते हैं कि आप संस्थान के उच्च पद पर हैं और मानसिक तनाव जैसी स्थिति आजकल के युवाओं को बहुत जल्दी आ जाती है, उससे युवा कैसे निपटें? और जब आप युवा ज्वाइन किया था, आप युवा थे उस समय, आपने कैसे इसको हैंडल किया 25 साल? मैं तो आपको सीधी सी बात बताऊं, मैं 2 तरीके से हैंडल कर पाता था। नंबर 1 तो ये था कि मैं थोड़ा शारीरिक श्रम में विश्वास करता था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन था, मैं एनसीसी में था। और मेरे ख्याल से अगर हम एक नियमित तौर पे अगर अपने को शरीर के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अगर हम कुछ एक्सरसाइज अगर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा खान पान में भी चेंज कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो उम्र के एक पड़ाव पे या आज की डेट में मैं कहूँ उच्च पद पे बैठने के बाद जितनी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उतना लोगों की आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गायत्री परिवार के जो पंडित श्री राम शर्मा जी हैं, उनका कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आदमी थकता जब अपने काम को बोझ समझ के करता है। अगर आनंदित हो गया आदमी काम को करे तो शायद उसको थकान नहीं होगी, ना मानसिक होगी ना शारीरिक होगी। लेकिन जब हमें कोई काम बता दिया और हम शुरू हो जाते हैं, अरे ये मेरा तो काम था ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं था। ये आदत धीरे धीरे सब में आती है, मुझ में भी है। कभी कभी मेरे साथ भी ये हो जाता है कि ये मेरा तो काम नहीं था, तो मुझे क्यों करना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि शायद मुझे इस काम के लिए इसलिए चुना गया कि मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। वो हो सकता है काम किसी दूसरे को भी बताया जा सकता था या बताया गया होगा। तो कुछ चीज़ों को चैलेंज और इंटरेस्ट के साथ और बड़े आनंद के साथ स्वीकारना भी चाहिए और करना भी चाहिए। छात्र रोजगार को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, तो आईटीएम परिवार की तरफ से उन छात्रों को क्या संदेश? नहीं, मेरा एक ही संदेश है कि रोजगार तो हर युवा का एक सपना है। जो ग्रेजुएशन कर लेता है या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसकी पहली चिंता, हमारी भी थी, पहली चिंता ये रहती है कि मेरा क्या होगा। मैंने फला डिग्री ली है तो मुझे इस पद पे जाना चाहिए था, या मैंने अभी और पढ़ाई करनी है, मेरा गोल कुछ और है, मुझे ये पत्रकारिता नहीं करनी है ग्रेजुएशन करके। मेरा सिर्फ यही कहना है कि 2 चीज़ें हैं, मेहनत और किस्मत, ये एक रास्ता बनाती है। इसमें से आप किसी भी एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि नहीं किस्मत में होगा तब सब हो जाएगा, सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं। लेकिन अगर हम उस क्षेत्र में मेहनत ही नहीं करेंगे तो किस्मत भी क्या करेगी आपके साथ। तो दोनों चीज़ों को आपको बराबर बराबर लेके चल के फिर आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंटल या दुर्घटनावश मैं पत्रकारिता में आ गया, लेकिन बाद में मुझे जब
मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ा तो मुझे लगा कि मेरे लिए जो चीज़ पहले प्राइमरी थी, मुझे लगा कि पत्रकारिता अब सेकेंडरी हो जानी चाहिए और मुझे अपना गोल सेटअप कर लेना चाहिए कि मुझे मतलब एजुकेशन लाइन में रहना है या पत्रकारिता में रहना है। तो मुझे जब ये अनुभव होने लगा कि वहाँ मेरे को ऐसा नहीं कि मैं आज मेरे साथ के लोग एडिटर्स हैं कई जगह पे और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि मैं उनसे पहले जा सकता था वहाँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अब एक पत्रकारिता करते करते एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया था, जिनका मैंने जिक्र किया राजमाता साहब के इसमें, वो रजिस्ट्रार थे शिवाजी यूनिवर्सिटी के। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार हम तो बन नहीं सकते, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था, सरकारी नौकरी थी नहीं। लेकिन जब मुझे उम्मीद दिखी कि चलिए रजिस्ट्रार नहीं बन सकते लेकिन संस्था में काफ़ी हद तक किसी पद पे जा सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो फिर मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अब एक तरफ आ जाऊं और आईटीएम में, फिर उसके बाद ये आईटीएम प्रबंधन का मैं शुक्रगुजार हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं कि शायद प्रमोशन में जितनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो मुझे याद नहीं आता किसी और को मिली। बिल्कुल, हमारा ये सवाल अगला सवाल यही था कि आप आईटीएम के बारे में। हाँ, मैंने इसीलिए शुरुआत की क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अगर गिनूं तो मेरा शायद ये 7वां 8वां प्रमोशन होगा। मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर लाइब्रेरियन, फिर इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रार, फिर मैं डीन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कुछ दिन मेरे पास डिप्टी डायरेक्टर आइस्का का चार्ज भी रहा, फिर उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार बनाया, डीन एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज। तो मैं धीरे धीरे 5-6 प्रमोशन मैंने लिए हैं और 5-6 प्रमोशन लेने वाले 1 या 2 लोग और भी हो सकते हैं जो मैं इस समय आपको तथ्यों के साथ नहीं बता सकता। लेकिन मैं अपने को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उस मुकाम पे सदैव मतलब प्रबंधन ने, और सबसे बड़ी बात ये वनीश जी मैं आपको बताऊँ कि अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, मैंने मांगा कुछ है और मुझे मिला उतना जितना मैं मांगने पे नहीं मिलता। तो मैं कभी मांगने की स्थिति में आ ही नहीं पाया, उससे पहले मुझे मिल गया। तो शायद मैं इस बात में भी विश्वास नहीं करता और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता कि आप मांगिए, कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपको कोई काम दिया गया है, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आप में कुछ करने का मादा है, अगर आपके ऊपर मैनेजमेंट का या संस्था का विश्वास है तो आप विश्वास मानिए, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, सबकी राय अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए मुझे मांगने से पहले उतना ज़्यादा मिल गया कि मुझे लगा कि अब मुझे और दुगनी मेहनत से काम करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, हॉबी क्या है, क्या सुनते हैं, क्या पसंद है आपको? मैं आपको बताऊं, मेरे को ज़्यादातर किशोर कुमार के गाने सुनना बहुत पसंद है। मैं वॉक पे जब रहता हूं तो मैं कोशिश करता हूं मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं करूं। अभी पिछले 1-2 साल तो नहीं कर पाया, अभी कुछ दिनों से फिर से मैंने शुरू किया है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।